पिछले कई दिनों से हमें लगातार न्यूज़ मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है और यूक्रेन को तहस नहस कर रहा है। आज के युग में जब ढेर सारे देशों के बीच के टेंशन को बातचीत से कम किया जा सकता है तो युद्ध की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया युग में युद्ध ने प्रोपेगेंडा का एक नया आयाम ले लिया है और ये प्रोपेगेंडा रूस और पश्चिमी देशों दोनों की तरफ से आ रहा है। भारत में ये पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा इतना मजबूत रहा है कि इसने भारतीय नागरिकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ उकसाया है। ये कैसे भारत को और भारतीय नागरिकों को प्रभावित कर रहा है, हम ये समझेंगे। दूसरा, हमें एक भारतीय नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए जिससे हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकें, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सन 1955 पे। उसी समय शीत युद्ध चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर, जो रशिया है, की तनातनी यूएस और यूके से चल रही थी और उस समय यूएसएसआर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। लेकिन कुछ ही समय पहले ही विश्व ने हिटलर के रूप में एक शक्तिशाली नेता का सामना किया था। एक अकेला नेता एक शक्तिशाली सेना के साथ लगभग पूरे यूरोप को हिला रखा था। तो ढेर सारे देशों को डर था कि कहीं यूएसएसआर भी ऐसा ना करे, हिटलर वाले रास्ते पे न जाए। इसलिए 12 देशों ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया। कब बनाया? 1949 में, 1949 में, जिनमें यूएस, कनाडा, यूके और फ्रांस मेन मेंबर्स थे। अब जो ये गठबंधन बना, इसी को हम नेटो के नाम से जानते हैं। 12 देशों का गठबंधन जो 1949 में बना, और नेटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेटो का जो बेसिक सिद्धांत था वो ये था कि यदि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई आक्रमण करता है तो इसे नेटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा, इसलिए सभी देश अपनी सेना इसके जवाब में भेजेंगे। तो फिर यूएसएसआर ने क्या किया? 1955 में यूएसएसआर ने भी ऐसा ही काम किया, मिलिट्री अलायंस बनाई, सैन्य गठबंधन किया पूर्वी यूरोपियन कम्युनिस्ट देशों के साथ, और इसे हम जानते हैं वॉर्सो पैक्ट के नाम से, वॉर्सो की संधि के नाम से। लेकिन 1991 आया और सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और वॉर्सो पैक्ट लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और वार्सा पैक्ट देशों ने नेटो ज्वाइन करना शुरू कर दिया। आज नेटो में 30 सदस्य देश हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नेटो इस्टोनिया और लातविया के रास्ते रूस के बॉर्डर तक पहुंच चुका है और अभी हाल में ही यूक्रेन ने भी नेटो ज्वाइन करने की सोची, अपना दिखाया इंटेंशन। अगर ऐसा होता है तो रूस एक तरफ से पूरी तरह नेटो देशों से घिर जाएगा। अब पुतिन के गुस्से की जो वजह है उसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि चाइना ने भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से दोस्ती कर ली और वो इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका में चाइना ने अपनी अपनी मिसाइल्स वगैरह तैनात कर दी और कहा कि ये इन देशों की सेफ्टी के लिए है। तो आप बताइए, एज अ भारतीय, एक भारतीय होने के नाते आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? जब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, तो सेम सिचुएशन, ऐसी ही कुछ कंडीशन पुतिन की हो गई थी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुतिन क्यों नेटो को पीछे भेजने पे लगे हुए थे। ये बातें आपको पश्चिमी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा चैनल है वो कभी नहीं दिखाएगा कि कारण क्या थे इस पूरे युद्ध के शुरू होने के। तो जब यूक्रेन ने नेटो में सम्मिलित होने की इच्छा दिखाई तो पुतिन ने बहुत ही जोरदार तरीके से कहा कि नेटो को जो एक्सपेंशन है अपना, वो तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को नेटो नहीं ज्वाइन करना है। नेटो भी इस बात पर सहमत नहीं हुई, ना ही यूक्रेन माना। तो पुतिन ने कई चेतावनियां दी और फिर बाद में 24 फरवरी 2022 को उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ जब इन्होंने आक्रमण कर दिया। तब अब जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया
तो दुनिया के पास दो रास्ते थे। पहला, वो युद्ध में यूक्रेन का डायरेक्ट साथ दें, अपनी सेना भेजें यूक्रेन के सपोर्ट में, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बनती थी। और जैसा कि आप जानते हैं, रूस एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है, परमाणु हथियार संपन्न देश है, तो उससे युद्ध में आने का मतलब था कि ये पूरे विश्व में फिर तबाही लेके आता। इसलिए देशों ने दूसरे विकल्प को चुना और वो है वित्तीय युद्ध। इसलिए रूस पर ढेर सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए इन देशों के द्वारा। ठीक, आर्थिक प्रतिबंध जो होते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया जा सके। इस केस में जो इस बार हुआ उसमें यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जापान और कनाडा ने क्या किया कि सभी बड़े रशियन बैंक को इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं, उससे कट कर दिया। अब ये जो पेमेंट नेटवर्क है स्विफ्ट, ये तेज और सुचारू गति से पैसे के लेन देन को, जब एक देश से दूसरे देश के बीच लेन देन होता है तो इस स्विफ्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ती है तेज और सुचारू गति से पैसे को पहुंचाने के लिए। तो जो रशियन कंपनीज को इसकी वजह से ये जब रोक दिया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। दूसरा जो यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा ने किया वो ये था कि इन्होंने अपना एयर स्पेस रशियन एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। और तीसरा, जर्मनी ने रशिया को नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के मंजूरी को रोक दिया है, अप्रूवल को रोक दिया है। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये एक ज्वाइंट वेंचर है जर्मनी और रशिया के बीच में, दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जिस पर कुल खर्च $12 बिलियन का हुआ है। पिछले सितंबर में ये बनकर तैयार हो चुका है। रूस की एक कंपनी है गैसप्रॉम, उसने इस प्रोजेक्ट का आधा खर्चा उठाया था। वैसे तो अभी इस प्रोजेक्ट को ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन रूस का विरोध करने के लिए जर्मनी ने इसके अप्रूवल को भी होल्ड पर डाल दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ढेर सारे देश रशिया के खिलाफ एक वित्तीय युद्ध लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन भी दशकों से पावर में हैं, तो उन्हें भी ये पता है कि यार ये जो देश हैं कभी भी इस तरह की समस्या आ सकती है, वित्तीय युद्ध शुरू कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि रशिया की क्या रणनीति है पश्चिमी देशों से निपटने के लिए। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये सिर्फ रूस के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से हिला देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस पूरे विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सिर्फ 2021 में यूरोपियन यूनियन ने 155 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस रूस से आयात किया है, इंपोर्ट किया है, जो कि यूरोपियन यूनियन के गैस का आयात का 50%, मतलब आधा जो इन्होंने इंपोर्ट किया वो तो सिर्फ रूस से किया है यूरोपियन यूनियन ने। अब इसके बाद जब ये प्रतिबंध लग गया, उसके बाद जो ऊर्जा संसाधनों को लेकर कोहराम मचेगा पूरे देश में, ऊर्जा के स्रोतों संसाधनों को लेकर, जिसको दुनिया कई सालों तक याद रखने वाली है। अभी जो कच्चे तेल की कीमत है फ्यूचर है मार्केट में $120 प्रति बैरल जा चुकी है, जो 10 साल का अधिकतम स्तर है। प्राकृतिक गैस और कोयला के मूल्यों में भी बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा रूस और जो यूक्रेन हैं ये गेहूं और मक्का के बड़े निर्यातक हैं, साथ में एल्युमिनियम, निकल जैसे जो धातु हैं इनके भी ये बड़े एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं। तो ये भी एक मतलब जो एल्युमिनियम की प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, एल्युमिनियम की कीमत बढ़ चुकी है, और जो भी बाकी जो धातु हैं जिनका ये एक बड़ा एक्सपोर्टर हैं ये दोनों देश, उनकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं, और इससे पूरे देश को, पूरे विश्व को ही नुकसान होने वाला है। जो जानकार हैं वो इस पूरे सिनेरियो में दो खेमे में बटे हुए हैं। एक खेमे का मानना है कि ये प्रतिबंध रूस को ध्वस्त कर देंगे, जबकि दूसरे खेमे का मानना है कि इस तरह के आर्थिक युद्ध का चलना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि यदि क्रूड ऑयल जो कि कच्चा तेल है वो $185 प्रति बैरल पहुंच गया तो पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि भारत इन सब में कहाँ खड़ा है और हमें इस पश्चिमी प्रोपेगेंडा का क्या करना है। इसके लिए हमें ये समझना होगा
कि जो विश्व के बड़े नेता हैं वो पावर पॉलिटिक्स में आम जनता को हाशिए पर डाल देते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है पावर से। ठीक, तो ये चीज़ एक समझना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये पावर पॉलिटिक्स का पूरा खेल। अभी हाल ही में जब ये सब युद्ध की शुरुआत हुई तो बराक ओबामा, जो बिडेन जैसे तमाम बड़े नेताओं ने बहुत ही ट्वीट किए, मैसेजेस लिखे कि उन्हें कितना दुख है जो यूक्रेन की जनता के साथ हो रहा है उसके लिए, और वो इस युद्ध की निंदा करते हैं। पूरे विश्व का मीडिया ये दिखा रहा था कि कैसे रूस ने कितने बम गिराए हैं यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों के ऊपर। लेकिन क्या आपको पता है कि 2016 में अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और यमन पर कुल 26,177 बम गिराए। मतलब 365 दिन के हिसाब से रोज के 72 बम गिराए हैं, और इनमें ढेर सारे बम आम नागरिकों को हताहत किया है बमों ने। तो कितने मीडिया हाउसेस ने इन चीज़ों को दिखाया और इसे सनसनी बनाई, ये आप सबको पता है। कितनी घटनाओं ने ट्विटर पे ट्रेंड किया, क्या ऐसी घटनाओं की पश्चिमी देशों ने निंदा भी की, ये भी प्रश्न आपके सामने है। तो इसका कारण देखिए ये है कि भले ही महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मर रहे थे इन देशों में, लेकिन उन्हें पता था कि इन नागरिकों के मरने से उन्हें कोई खतरा नहीं है, कोई बड़ा पावर एमर्ज होके उभर के नहीं आएगा। लेकिन इस बार रूस मजबूत हो रहा है, इसलिए ये देश शांति दूत बने हुए हैं, हमें शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा विश्व उनके साथ खड़ा हो। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें यूक्रेन के नागरिकों को जहां युद्ध से उपजे संकट की बात नहीं करनी है, हमें उनकी जो भी मदद हो सके फाइनेंशियल वो नहीं करनी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन हमें ये भी समझना है कि ये जो दुनिया के दिग्गज नेता हैं, उन्हें यूक्रेन के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ शक्ति की, पावर की। वो सेंटर ऑफ पावर, शक्ति का केंद्र बन के रहना चाहते हैं। हम भारत के लोग यूक्रेन के नागरिकों के लिए जो मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए, हर प्रकार की मदद। लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बात आती है तो हमें रूस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी हाल ही में जब यूएन वॉकआउट में सभी देश रशिया पे वॉकआउट कर रहे थे, भारत ने नहीं किया। हमें ये समझना होगा कि रूस से जो हमारे संबंध हैं वो 50 साल पुराने हैं। पिछले 20 सालों में रूस का भारत से आर्म इंपोर्ट, मतलब जो भारत ने खरीदा है रूस से आर्म्स, वो 66.5% है, 66.5% टोटल आर्म इंपोर्ट का। मतलब रसिया से हम सबसे ज़्यादा आर्म्स हमने खरीदे हैं और हम खरीदते हैं। 2021 की बात करूं मैं आपसे, तो भारत ने रूस को लगभग $3.5 बिलियन का वस्तु एक्सपोर्ट किया, हमने भेजा है उनके यहाँ। और इसमें भी इससे भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ब्रिटिश जहाज़ें हमारे पश्चिमी घाट को तहस नहस करने को तैयार थीं। पूर्व में यूएस जो था वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, वो भी तैयार था एकदम 1971 के युद्ध में। उसी समय रूस हमारी मदद के लिए आगे आया। रूस ने अपनी सेना भेजी और यूएस और ब्रिटेन की मंशा पर पानी फेर दिया, उन्हें पीछे ढकेल दिया। हम चाइना जैसे खूंखार दुश्मन का भी सामना कर रहे हैं, तो यूक्रेन का साथ देकर भारत रूस जैसे मजबूत दोस्त को नहीं खोना चाहेगा। और 50 साल पुराने संबंधों को खराब करना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में हमने पश्चिमी देशों के साथ भी बड़े अच्छे संबंध बनाए हैं। तो भारत को इस युद्ध से दूर ही रहना चाहिए। तो हमें पश्चिमी देशों को प्रोपेगेंडा में पढ़कर अपने सरकार और अपने देश को यूक्रेन इशू पर बिल्कुल भी नहीं कोसना चाहिए। भारतीय होने के नाते हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी पश्चिमी देश शांति की बात करें तो हमें अपने कान खड़े कर लेना है और ढंग से रिसर्च करना है कि इन पश्चिमी देशों का असली मकसद क्या है। कहीं ये शक्ति के चक्कर में, पावर के चक्कर में शांति की बात तो नहीं कर रहे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी आधार पे चाहे वो भारतीय जनमानस है, उसको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि वो कहीं अपने ही सरकार के खिलाफ कुछ चीज़ों पे जो वेस्टर्न मीडिया है, पश्चिमी मीडिया है, उसके बहकावे में आके तो कुछ नहीं सोच रही।
इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूं मैं। अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन। ख़त्म करते हैं। जय हिंद।